नमस्कार। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में बिल्कुल रूह को झकझोर देने वाली ऐसा ज़बरदस्त वाक़या मैं लेकर गया। आज की इस वीडियो में एक मुस्लिम भाई की हैरान कर देने वाले कुछ ऐसी ही कहानियाँ लेकर गया कि जब उस मुस्लिम भाई ने शादी की और शादी करने के बाद जब अपनी पत्नी को, अपनी बीवी को घर पर लाते हैं, 1 या 2 दिन ही बीते रहते हैं, लेकिन दूसरी रात उसकी पत्नी का इंतकाल हो जाता है। पत्नी के मर जाने के बाद जब उसको कब्र में दफन किया जाता, फिर उसके साथ में ऐसा क्या हादसा होता है कि जिसको जान करके वाकई आपका पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त और वाकई हैरान कर देने वाली कहानी है, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहेगा। तो बस चलिए देरी किस बात की, इस वीडियो को शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक शख्स जिसकी शादी होती है और शादी होने के बाद जो पत्नी को जब अपने घर पर लाता है तो अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करता है, बहुत ही जानता है, बहुत ही मानता है, क्योंकि उसकी पत्नी वाकई खूबसूरत थी। वो अपने पति से बहुत ही प्यार करता है, बहुत ही जानता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे कुछ करने ही नहीं देती। शादी के सुहाग रात जो पति और पत्नी का मिलन का दिन होता है, लेकिन उस पत्नी ने अपने पति से दूरियां बनाने के लिए कुछ दिन का इंतजार किया। कहा बस कुछ दिन इंतजार कर तो लीजिए, अगर आप मुझसे प्यार करते, इतना प्रेम करते, तो क्या कुछ दिन सब्र नहीं कर सकते। बस वो तो अपने पत्नी के प्रेम में पागल। उसने कहा अरे यार कुछ ही दिन की तो बात है ना, फिर से तुम हमेशा तो मेरे पास ही रहोगे ना, तो देरी किस बात की, कुछ देर इंतजार ही कर लेते। लेकिन गजब की बात तब हो जाती है कि 2 दिन ही बीते रहते। वो अपने पत्नी के खाने पीने की हर चीज़ों को व्यवस्था बड़ी अच्छी से करता है, लेकिन दूसरी रात ही उसकी पत्नी की इंतकाल हो जाती है, उसकी पत्नी मर जाती है। बेचारा बड़ा ही अचंभित हो जाता है कि आखिर मेरी पत्नी, आखिर ऐसा कैसे हो गया, क्या हो गया मेरी पत्नी को, आखिर मैंने तो कुछ किया नहीं था, लेकिन मेरी पत्नी अचानक कोई बीमारी, आखिर क्या राज की बात है, कुछ भी उसे पता नहीं चलता है। बेचारा अभी तो उसे अपने पत्नी से सही से प्यार भी नहीं किया था, प्यार का इजहार भी नहीं कर पाया था, लेकिन उसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। उसकी माँ उसको अपने बेटे को समझाती रही कि बेटा जाने दो, कोई बात नहीं है, इतना ही दिन का साथ दा, लेकिन वह मन की बात को कैसे किसको बताए कि हमने तो अपने पत्नी के साथ अभी कुछ कर भी नहीं पाया था, सही से 2 शब्द प्यार के मीठे बोल भी नहीं बोल पाए थे, लेकिन मेरी पत्नी आखिर ऐसे कैसे हो सकते। बस उसकी पत्नी के तब तक मायके वाले 20 लोग, 8-10 लोग आ जाते हैं, और जब मायके वाले आते हैं तो बस इसको ताना देना, बोली बोलना, डांट लगाना शुरू कर देते हैं। अरे यार तुम मेरी बेटी के साथ में क्या किए हो, कभी एक दिन भी तू सही से नहीं रख सकता, और आते ही तुम मेरी बेटी के ऊपर जो ताड़ना शुरू कर देते हो, तुम दोनों बेटा और सास मिल करके मेरी पत्नी को कष्ट देना शुरू कर दिए, मारना शुरू कर दिए। अरे मेरी पत्नी, मेरी जो बेटी है, कितना जो अच्छे से इसको मैंने पाला था, कभी कुछ कष्ट नहीं दिया था, लेकिन तुमने अवश्य इतना कष्ट दिया होगा कि एक ही रात में वह उस कष्ट को सह नहीं पाई, और देख आज इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। बेचारा वह अपना गुनाह किसको बताए, कैसे समझाए, वह कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि लोग उसकी भरोसे, उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं मानते। अब रह गई बात जब उसकी पत्नी है तो उसका जो कब्र में दफन करने का समय, जब कब्र में दफन करने का समय आता तो मायके वाले ने कहा कि देखो मैं तुम्हारे यहाँ पर अपनी इस बेटी को नहीं छोड़ सकता, मैं अपनी इस बेटी की लाश को लेकर के, डेड बॉडी को ले जा करके अपने यहाँ पर ले जाऊँगा, मैं तुम्हारे हवाले, क्योंकि तुमने मेरी बेटी के साथ में कितना दुष्कर्म किया, क्या काम किया कि मेरी बेटी दम तोड़ दी। उस मायके वाले में से एक ऐसा भी व्यक्ति था जो काफ़ी उसे दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो उसे मार देगा, इतना तेज तरार से बातें कर रहा था, लेकिन वो करे तो करे क्या, कुछ भी उसकी बोलती नहीं बने। फिर उसकी पत्नी की, उसकी बॉडी को मायके वाले लेकर के चले जाते हैं। फिर मायके में ले जा करके उसको कब्रिस्तान में ले जा करके गड्ढा खोदा जाता है। जब गड्ढा खोदा जाता है तो ये भी कुछ सहयोग करता है, लेकिन अचानक इसको एक जोर से धक्का देता है, और ताकि जिस जगह पर कब्र खुदाई हो रहा था उसमें वह गिर जाता है। बस वह शख्स बोलता अरे यार क्या तुम इतना तेजी क्यों कर रहे हो, क्या तुमको अपनी पत्नी के साथ इसी में जाना है क्या। उसका भी तो जी यही कर रहा था कि मैं अपनी पत्नी के साथ ऐसे इस दुनिया से छोड़ करके चला जाऊँ, सो जाऊँ। लेकिन वह कब्र से बाहर निकलता है और फिर उसको खोदा जाता है और उसको कब्र खोद करके अच्छे से उसको दफन किया जाता है। दफन करने के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन
जब वो अपने घर पर पहुंचता है तो अपना मोबाइल लगता है सर्च करने, ढूंढने लगता है कि आखिर मेरा मोबाइल कहाँ तो कहाँ गया। वो जब याद करता है तो उसे याद आता है कि जब मैं कब्रिस्तान से मैं वापस घर को आ रहा था तो मेरी जो पॉकेट, जो मेरा जो जेब कुछ हल्का महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा है कि मेरा जो मोबाइल कहीं ना कहीं कब्रिस्तान में ही गिर गया। फिर जो है तुरंत अगले दिन वह अपनी उस मोबाइल को ढूंढने के लिए कब्रिस्तान में जाता है। लेकिन जब कब्रिस्तान में वहाँ पर जाता है तो उस कब्रिस्तान का एक रखवाला भी रहता है। वह घूमते घूमते बूढ़े बुजुर्ग जैसा इंसान था। वह आता है और कहता है कि बेटा तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम अपनी पत्नी की कब्र के पास में रोने के लिए आए हो? उसने कहा नहीं बाबा, मेरी पत्नी तो इस दुनिया को छोड़ करके चली गई है, लेकिन रह गई बात मेरा मोबाइल इसी कब्रिस्तान में गिर गया और अब मैं अपना मोबाइल ढूंढने के लिए आया हूँ। उसने कहा बेटा तुम्हारा मोबाइल तो यहाँ पर नहीं है। उसने कहा नहीं, शायद कब्रिस्तान के अंदर चला गया, क्या मैं अपनी पत्नी का कब्र खोद लूँ? उसने कहा अरे ये कैसी बातें कर रहे, ये तो बिल्कुल ही नियम ही नहीं, ऐसा करना बहुत ही अपराध है, ऐसा काम बिल्कुल ही नहीं कर सकता। हाँ अगर रह गई बात इसके बारे में तुम इसके जो मम्मी पापा इसके मायके जाकर के बात कर सकते हो। बेचारा बड़ा ही हैरान था कि आखिर मेरा मोबाइल गया तो गया क्या। घर पर जाता है, काफ़ी चिंतित रहता है और वह अपनी माँ से कहता है कि माँ मेरा मोबाइल जो ऐसा लग रहा है कि कब्रिस्तान में कब्र के अंदर ही गिर गया, क्योंकि जब मैं कब्र को खोद रहा था तो उस समय मेरे को एक शख्स ने जोर से धक्का दिया और मैं कब्र में गिर गया। और जब मैं कब्र में गिर गया उसी समय ऐसा लग रहा था कि मेरे जो पॉकेट से मोबाइल जो उसी कब्र में गिर गया है और मेरे को अपने पत्नी का कब्र खोदना ही पड़ेगा। तो उस माँ ने कहा क्या बेटा इतनी छोटी सोच कैसे रख सकते हो? अरे जब तुम्हारा मोबाइल की ही तो बात है, 1000 1200 1500 2000 की बात है और तुम 1000 2000 के लिए इतना बड़ा जो गुनाह करने जाओगे, गलत काम करने जाओगे। अरे बेटा दूसरा मोबाइल ले लो, दूसरा सिम कार्ड ले लो, नया चालू हो जाएगा। उसने कहा नहीं, मेरे को एक बार इसका पता करना पड़ेगा। उसने कहा अरे बेटा जिद मत करो, लो अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो मुझसे पैसे ले लो और जाकर के नया मोबाइल खरीद लो, नया सिम कार्ड ले लो। वह लड़का जो है, वो नौजवान शख्स जो अपनी माँ की बातों को मान जाता है और जाता है मोबाइल खरीद कर लाता है, नया सिम कार्ड डालता है और जब नया सिम कार्ड चालू हो जाता है तो सबसे पहले अपने उस पुराने वाला जो नंबर रहता है उस पर कॉल करता है। लेकिन जब वो कॉल करता है तो यार गजब की हैरान रह जाता है, क्योंकि उस नंबर पर रिंग जा रही होती है। अच्छा रिंग जा रही थी तो उसे समझ आ रहा था कि यहाँ चलो जहाँ पर भी है मोबाइल है, अभी वो उसकी बैटरी नहीं बैठी है, स्विच ऑफ नहीं हुआ है, मतलब वहाँ मोबाइल जहाँ पर भी है सेफ है। लेकिन गजब की बात तब हो जाती कि दोनों माँ बेटे उस रिंग को सुन रहे थे। भगा भगा अपनी माँ के पास में लाकर कहता है कि माँ देखो ना ये मेरे मोबाइल जो पुराना उसका रिंग जा रहा है। लेकिन गजब की बात तब हो जाती है कि जब वह मोबाइल को किसी ने पिकअप कर लिया, उठा लेता है। बड़ा ही हैरान रह जाता है कि आखिर मेरा मोबाइल क्या किसी ने चोरी कर लिया? आखिर कौन है, किसने कब्रिस्तान में से चोरी किया, कौन है, क्या हो गया? और बस उसको पूरा का पूरा शक होता है कि किसी मायके वाले ने ही मेरा मोबाइल लिया होगा। लेकिन वह एक बार फिर से अपने मोबाइल पर को ढूंढने के लिए वह अपने कब्रिस्तान में जाता है। लेकिन तुरंत फिर से उस कब्रिस्तान का रखवाला कहता है अरे बेटा तुम यहाँ पर क्यों बार बार आ रहे हो, क्या चाहते हो? तुम्हारा जो मोबाइल तो गुम हो गया ना, दूसरी मोबाइल ले लो, यहाँ पर बार बार परेशान करने की क्या बात है? तुमको शक है कि तुम्हारा मोबाइल कब्रिस्तान में कब्र में छूट गया? अरे काम करना बहुत ही बड़ा अपराध है। अगर तुमको इससे संबंधित बातें करना है तो तुम जाओ इसके मायके वाले से ही बात करो, इसके भाई से, इसके बाप से, इसके मम्मी से बात करो। यहाँ पर क्यों बार बार आ रहे, मेरे को क्यों तंग कर रहे हो? बहुत ही गुस्सा से बोलता है। इसको भी कुछ समझ आ जाता है कि लग रहा है कुछ दाल में काला है। आखिर इसको कैसे पता है मेरा तो यहाँ पर घर नहीं है, लेकिन इस शख्स को कैसे पता है कि यह मेरी पत्नी है, मेरे मायका, मेरा ससुराल और यही मेरी जो पत्नी का कब्र, इसको कैसे पता है? ये तो मेरे को कभी काल देखा है, बस उसी दिन देखा, उसके बाद कभी देखा नहीं। लेकिन इतना बारीकी से कैसे जानता है? कुछ ना कुछ तो राज की बात है। अब वो डायरेक्ट वहाँ पर उस कब्रिस्तान से वह जो अपने पत्नी के जो मायके जाता है। जब वहाँ पर चुपके से जाता है तो वहाँ पर जो है सारे के सारे लोग बैठे हुए थे और सब लोग उसकी पत्नी के ही बारे में बात कर रहे थे और इसको ढेर सारी गालियाँ दे रहे थे। बेचारा वो चुपचाप सुन रहा था। लोग इसको बहुत ही भला बुरा कह रहे थे। लेकिन तब तक एक कप जो इसके हाथ से लग जाती है और वह कप जो गिर करके टूट जाता है और जैसे ही टूटता है सबका ध्यान जो इसकी तरफ आ जाता है और लोग ऐसे देखते कि ऐसे लगता है कि कोई दुश्मन आ गया। उनके भाई ऐसे लगते कि इसको मार करके अभी जो
खा जाएंगे, इस तरीके से वे घूर रहे थे। लेकिन जो इसकी सास माँ थी, सास ने कहा, अरे बेटा तुम यहाँ पर आ गए और मेरे को पता भी नहीं चला। अरे बेटा बैठो, पानी उनी तो पी लो। पानी पीने के बाद यह अपनी बात कहने वाला ही था, लेकिन जो है उसकी सास माँ ने बात कर दी कि देखो बेटा, जिस दिन से तुम्हारी पत्नी इस दुनिया को छोड़ करके चली गई ना, उसी दिन से मेरा एक भतीजा है जो उसी दिन से गायब है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वह गया तो गया क्या। अगर तुम उसकी खुजवाने में मदद कर देते तो बड़ी अच्छी बात होती। वैसे अब तुम्हारी पत्नी तो इस दुनिया में चली है नहीं, लेकिन अपना इस अकेलापन को शांत करने के लिए तुम अपना समय अगर उधर लगा देते, मेरे भतीजा को खोज देते तो बड़ी अच्छी बात होती। बस उसको कह करके अपनी बात नहीं कह पाया। उसने कहा, अरे ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी बात को सुन लूँगी, लेकिन पहले मेरे भतीजे को जो है, और वह भतीजे को खोजने वाली खबर जो है, संदेशा पा करके उसको लोग वहाँ से विदा कर देते हैं। वह अपने घर पर आता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं तो अपनी बात कह ही नहीं पाया, लेकिन वहाँ पर उनका भतीजा गायब हुआ। उनके भतीजा को खोजने की लोग बात कर रहे थे, लेकिन जिस दिन से मेरी पत्नी का इंतकाल हुआ है उसके अगले ही दिन से वह गायब है। लेकिन ये मामला क्या है, मेरे को माँ कुछ दाल में काला लग रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, और इसका हकीकत तभी पता चलेगा जब उस कब्र को खोदेंगे। अपनी पत्नी का कब्र को खोदने के बाद ही पता चलेगा। और उस रात उसने अपनी माँ के चुपके से भी उसने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि आज की रात अपनी पत्नी का कब्र खोद के ही सांस लूंगा, क्योंकि रात के समय में वह दरबान, वह तो वहाँ पर जगह नहीं होगा, मस्त सो रहा होगा। वो तो समझ रहा होगा कि मैं शांत हो गया, लेकिन मैं ऐसे चुपचाप बैठने वाला नहीं हूँ। चाहे जैसे भी हो, इसकी सच्चाई में पर्दाफाश करके ही रहूँगा। और बस रात्रि का 2 बज रहा होता है, वह वहाँ से उठता है और सीधा फावड़ा लेकर के कब्रिस्तान में पहुँच जाता है। कब्रिस्तान में वहाँ पर जाता है और अपनी पत्नी का कब्र जो है खोदना शुरू कर देता है रात्रि का समय। और मिट्टी जो काफ़ी दबी हुई नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि मिट्टी अभी काफ़ी ज़्यादा दिन नहीं, हल्की हल्की थी, और बहुत ही आसानी से वह मिट्टी जो हटे जा रही थी। फिर जो है पत्थर का स्लैब आता है, उस स्लैब को हटाता है, और इस स्लैब को हटाने के बाद जो वह मंजर देखता है, बिल्कुल हैरान रह जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि उस कब्र के अंदर उसकी पत्नी की डेड बॉडी थी ही नहीं। वो कब्र खाली था। वो बड़ा ही चकित हो जाता कि आखिर मेरी पत्नी की बॉडी गई तो गई क्या बात है। उसको कुछ समझ नहीं आता है, और बस अगले ही दिन से फिर से कब्र को वैसे ही ढक देता है, और फिर वह अगले दिन से उस भतीजे को खोजना शुरू कर देता है। और वह सोचता है कि अगर मैं इसके बारे में, अगर मैं अपने पत्नी के मायके वालों को मैं कुछ बताऊंगा तो लोग शायद मेरे को मार भी सकते हैं, मार सकते हैं, पीट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और मेरे को पूरा का पूरा कुछ शक लग रहा है कि मायके वाले जरूर कुछ ना कुछ गलत काम किए हैं। और बस वह उस भतीजा को खोजना शुरू कर देता है, और भतीजा को खोजते खोजते वह जो रेलवे स्टेशन पर, बस स्टॉप पे, हर जगह जाता है, और आखिरकार किसी दोस्त के मदद से उसे पता चल जाता कि एक शहर में वह जो एक छोटी सी खोली में रहता है। 6 महीने लगातार ढूंढने के बाद उसका पता मिल ही जाता है। काफ़ी सारे पैसे भी खर्च हो जाते हैं, लेकिन आखिरकार जब वह मिल जाता है, और जैसे ही वह मिलता है, और दिन के समय में ही वह जो जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है, और जब दरवाज़ा खटखटाता है, दरवाज़ा खुलता है। लेकिन जब दरवाज़ा खुलता है तो जो दृश्य देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जो दरवाज़ा खोलता है ना, वह कोई पुरुष नहीं था, वह उसका भतीजा नहीं था, बल्कि वह उसकी पत्नी थी। और जैसे वह उसकी पत्नी को, अपनी पत्नी को देखता है तो वह भागने लगती है, लेकिन यह पीछे से जोर से पकड़ लेता है और कहता है, अरे तुम तो मर गई थी ना, लेकिन आखिर तुम जीवित कैसे हो गई? आखिर तुम्हारे साथ में ऐसा कैसे, क्या मामला है? शायद तुम सोच रहे होगी कि मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन मैंने कब्र खोद करके देखा, तुम्हारी लाश वहाँ पर नहीं थी, तुम वहाँ पर नहीं थी, तुम्हारी बॉडी वहाँ पर नहीं थी, जिसकी वजह से मेरे को पूरा का पूरा शक हो गया। और आज काफ़ी लंबे दिनों से ढूंढते ढूंढते तुम्हारे भतीजे को, तुम्हारी जो माँ है, तुम्हारी माँ के भतीजे को मैं ढूंढते ढूंढते आया और तुम मिल गई। आखिर बताओ पूरा का पूरा मामला क्या है, कैसे, आखिर ये सब काम तुमने मेरे साथ क्यों किया? मेरे साथ धोखा इतना क्या किया? आखिर मेरे प्यार में क्या कमी थी? उसने कहा कि नहीं, आप मेरे को छोड़ दीजिए। वह जोर जोर से चीखने लगे, चिल्लाने लगे, कि ताकि लोग अगल बगल के जान जाए कि यह मेरी इज्जत को लूट रहा है। काफ़ी लोग वहाँ पर आ भी गए, लेकिन उसने कहा आप लोग यहाँ से चले जाइए, यह मेरी पत्नी है, और मेरी पत्नी मेरे को धोखा दे करके आई, इसलिए मेरा पूरा का पूरा हक है। और जैसे लोगों ने जाना कि जब इसकी पत्नी है तो मियाँ बीवी में तो लड़ाई तो अक्सर होते ही रहते हैं, बस सब लोग चले जाते हैं।
और जब चले जाते हैं तो कहता है कि सच्ची सच्ची बता क्या मामला है, मैं तेरे को माफ़ कर दूंगा अगर तू सच सच बोल दी, अगर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों काम किया। बस उसकी पत्नी सारी की सारी सच्चाई बोल पड़ती है। वह कहती है कि जब मैं पढ़ाई के समय में था ना, जब मैं जवान थी, तो उसी समय मेरा जो खाला का एक बेटा था और जो मेरे को अपने प्यार के जाल में फंसाया और कहा कि तू शहर चलो और वहाँ पर मैं तेरे को अच्छा सा कोर्स कराऊंगा, कोर्स कराने के बाद तेरे को मैं हीरोइन बनाऊंगा, तो क्योंकि तू इतनी खूबसूरत है और खूब ढेर सारे तुमको पैसे भी मिलेंगे। कई सारे मेरे को लालच दिया और बस मैं उसके साथ यहाँ पर चली आई। और जब मैं आई तो यहाँ पर मेरे को हीरोइन बनाने के चक्कर में कुछ दिन ले गया, लेकिन उसमें काफ़ी पैसे की ज़रूरत थी, उसके पास पैसे नहीं थे। फिर जो है उसने मेरे साथ जो है धंधा कराना शुरू कर दिया। बस धंधा कराना शुरू कर दिया, अपने भी मेरे साथ गुनाह करता और वह जो है लोगों के पैसे लेकर के भी वह गुनाह करवाता। कुछ अपने पैसे लेता, कुछ मुझे देता। मेरे को भी पैसे की लालच पड़ गई। लेकिन एक दिन गजब की बात तब हो गई कि मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो गई। और उस समय जब मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो गई तो वह मेरे को छोड़ करके चला गया, क्योंकि उसके पैसे खर्च होते। लेकिन किसी तरीके से मैं ठीक हुई और ठीक होने के बाद डायरेक्ट मैं अपने घर पर गई। और जब अपने घर पर गई तो मेरे घर वालों ने तो मेरे को माफ़ कर दिया था। और बस माफ़ होने के बाद जो है मेरी मम्मी पापा ने आपके साथ में शादी कर दी। लेकिन जब इस लड़के को पता चलता है कि हाँ तुम्हारी शादी हो गई, इसके साथ में हो गई, तो उसको बहुत ही बुरा लगता है। उसके पास मेरी कुछ गंदी गंदी अश्लील वाले फ़ोटो और वीडियो थे। वह एक दिन जिस दिन शादी हुई उसी दिन मेरे को कांटेक्ट किया मोबाइल से और एक गंदा वीडियो मेरे पर पोस्ट किया। और वो कहता है अगर तू मेरे पास नहीं आएगी तो ये वीडियो मैं पूरा सोशल मीडिया में फैला दूंगा। सोच लो, आज तुम अपने पति को छोड़ करके मेरे पास में आ जाओ। वो कहती है कि अरे मेरी शादी हो गई और मैं अपने पति को नहीं छोड़ के जा सकती हूँ। मैंने किसी तरीके से रोका है, मैंने अपने पति को, इसीलिए मैंने छूने नहीं दिया। बस वह कहती है कि लेकिन वह दूसरे दिन के समय में जब आप घर से बाहर गए हुए थे, वह कॉल करता है, फ़ोन करता है और कई सारे वह अश्लील फ़ोटो भेजता है। मैं सोचती हूँ कि आखिर अब मेरा इज्जत क्या रहेगा। अगर वह सोशल मीडिया पे डाल देता, लोग देखेंगे तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरा तो सारा का सारा पर्दाफाश हो जाएगा। बस मैं तो उसकी गुलाम बन चुकी थी। वह जो कहता वह करती जाती है। और फिर आखिरकार उसने कहा कि देखो तुम कुछ मत करो, मेरे पास आने के लिए तुम जो मरने का ड्रामा कर लो, मरने का नाटक कर लो, फिर मैं पैसे दे करके सबका मुंह बंद करवा दूंगा और मैं तुमको कब्रिस्तान से खोद लाऊंगा। तुम बस मरने का कुछ समय के लिए डराना। और उसी रात मैं जो मरने का ड्रामा किया और तुरंत तो वह शायद मेरे जो मायके वालों को, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाइयों को काफ़ी ढेर सारे रकम दिया था, जिसके वजह से वे लोग मेरी बॉडी को ज़बरदस्ती आपके यहाँ से ले करके चले गए थे। और फिर रात्रि के समय में वह मेरा जो कब्र खोद करके निकाल करके मेरे को ले गया था। और इस तरीके से जो आज मेरे को यहाँ पर लेकर के आया और फिर मेरे साथ वही काम कर रहा है। मेरे को जैसे भी हो, किसी भी तरीके से मैं इस दलदल से निकलना चाहती हूँ। मैं चाहते हुए भी यहाँ से नहीं निकल सकती हूँ। बस वह पति अपनी इस पत्नी की बातों को सुन करके उसके आंखों में आंसू भर जाते हैं। वह पति कहता है कि बताओ, क्या सच्चे दिल से तुम बताओ, क्या तुम अभी भी मेरे साथ रहना चाहती हो? अगर तुम रहने के लिए तैयार हो तो मैं सब कुछ मैं माफ़ कर दूंगा और फिर उस लड़की को मैं सज़ा भी दिलवाऊंगा। और पत्नी कहते कि हाँ अवश्य, बस मेरे को इस दलदल से निकाल दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे मैं दलदल से निकलने की कोशिश करती हूँ वह लड़का, मेरे खाला का जो बेटा है ना, मेरे को वह और दलदल में फंसाता जा रहा है और मैं चाह करके भी, जीते हुए भी जी नहीं पा रहे। मेरे को किसी भी तरीके से इस दलदल से निकालिए। बस उसका पति कहता कि अरे तुम्हारा फ़ोटो, तुम्हारा वीडियो, तुम्हारा अश्लील फ़ोटो कितना भी फैला है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरे को तुम मंजूर हो। मेरे को पता है कि तुम्हारा दोस्त नहीं है, लेकिन बस अब वह मेरे चंगुल से नहीं बच सकता। शाम का समय होता है, इंतज़ार करता रहता है, तब तक वह लड़का आता है। और जैसे ही वह लड़का आता है तो देखता है कि तो वही है। और बस तुरंत उसी समय, कुछ समय बाद जो है पुलिस को कॉल करके वो उसको बता देता है। पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है और उसकी पत्नी को छोड़ देता है। वो अपनी पत्नी को लेकर के अपने घर पर चले जाता है। और फिर जो सारी की सारी यह बात जो पूरे गांव वालों में आग की तरफ फैल जाती है कि आखिर एक लड़का आखिर किस तरीके से उसको कब्रिस्तान में से खत खोद करके वहाँ ले करके चला गया। क्या ऐसा भी, इस तरीके से भी लोग होते हैं? क्या ऐसा कितना हकीकतें कर सकते हैं? इस बात
तो सुन करके शायद आप भी बहुत ही हैरान हो रहे होंगे कि कब्र से खोद करके वो लड़का लेकर के चला गया। ऐसा ड्रामा करने वाले लोग भी अभी तक इस दुनिया में जीवित हैं, जो लोग दलदल में फंसे हुए हैं। कुछ ऐसे भी हमारे घर की महिलाएं, कुछ ऐसी लड़कियां, कुछ ऐसी बेटियां हैं जो ऐसे दलदल में फंस चुकी है, जो वहां से निकलना चाहती है। अगर कहीं भी ऐसा कोई अगर बेटी बहू समझ आए, अगर नज़र आए, तो आप उसको पुलिस में अवश्य कंप्लेन करिएगा, ताकि बस आप उसको दलदल से निकाल सकें। क्योंकि उसका आशीर्वाद जब आपको लगेगा ना, तो बहुत सारा आशीर्वाद लगेगा। बस इसलिए आज की जो कहानी है, आज की जो वाकया है, मेरी वाकया यहीं पर समाप्त हो जाती है। लेकिन मैं अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई शानदार ज़बरदस्त ऐसी ही कहानियाँ लेकर के आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।